Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter 3 cost concept और historical cost principle। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। cost concept और historical cost principle क्या होता है देखिए। According to the cost concept, an asset is recorded in the books of account at the price paid to acquire it and the cost is the basis for all subsequent accounting of the asset. Asset is recorded at cost at the time of its purchase, but it's systematically reduced by charging depreciation. Cost concept हमारा क्या है? यदि हम किसी एसेट को खरीदते हैं तो उसे अकाउंट बुक्स में उसमें नोट करेंगे हम जिस रेट पे हमने उसे ख़रीदा है, और इसके अंदर इसकी रिड्यूस चार्ज कैसे करेंगे? जितनी इसकी एस्टिमेटेड लाइफ होगी उसके अकॉर्डिंग इसके चार्जेस हम एवरी ईयर टू ईयर जो है डेप्रिशिएट करेंगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट, इसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि हमारी चाहे मार्केट वैल्यू उस एसेट की, अब कोई भी एसेट है लॉन्ग टाइम के लिए उसकी वैल्यू में चेंज होना ही है, तो द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट में चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस इट कंटिन्यू टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट बुक वैल्यू। तो इसे हम अकाउंटिंग बुक में किस उस पर शो करेंगे? जो हमने बुक वैल्यू पे उसे नोट डाउन कर रखा है। कॉस्ट एट विच इट वॉज परचेज, जितने का हमने उसे परचेज़ किया था और जितने साल उसे यूज़ करते हुए हो गए उतने में से उसका डेप्रिसिएशन यदि हम लेस कर देंगे तो जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पे हम उसकी कॉस्ट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एसेट इज़ परचेज फॉर ₹5 लाख। सपोज करिए हमने कोई एसेट परचेज की 5 लाख की, एंड इफ़ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इवन इफ इट्स मार्केट वैल्यू इज से 4 लाख और ₹7 लाख, हमने कोई चीज़ 5 लाख की खरीदी थी, हो सकती है अब जिस टाइम हम अपने फाइनल अकाउंट बना रहे हो वो एसेट की वैल्यू अब क्या हो गई? डाउन हो गई हो, 4 लाख हो गई हो, या वैल्यू बढ़ गई हो, 7 लाख हो गई हो। येट द एसेट शैल कंटिन्यू टू बी शोन एट इट परचेजेस प्राइस ऑफ 5 लाख, लेकिन हम उसे कितने में मानेंगे? जितने में हमने उसे तब परचेज़ किया था। अब चाहे उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई हो चाहे इंक्रीज़ हुई हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए कौन सी वैल्यू उसकी मानेंगे? जिस पे हमने उसे परचेज़ किया था। ये कॉन्सेप्ट हमारा कौन से कहलाता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियडिकली। बिजनेस का उद्देश्य क्या है कि समय समय पर हमें उसमें से प्रॉफिट होता रहे। इट इज़ नेसेसरी टू मैच रिवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। इसके लिए हमें क्या क्या मैच करना होगा कि कितने के हमारे रिवेन्यू इट मीन सेल्स हैं, कितने उसमें एक्सपेंस हुए और कितनी हमारी इनकम है, यानी कितना हमें प्रॉफिट है। तो इनको यदि हम मैच करेंगे जब भी हमें प्रॉफिट पता चलेगा। प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मीजर ओनली व्हेन द रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। प्रॉफिट कब हमारा अर्न होगा? जब हमारा सेल्स होगी। तो ये कहलाता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है डुअल कॉन्सेप्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज़ टू एस्पेक्ट, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। पीछे हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डुअल एस्पेक्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन हम करें उसमें कम से कम 2 चीज़ इंक्लूड होती हैं, यानी कि एक चीज़ डेबिट और एक क्रेडिट होगी ही होगी सेम अमाउंट की। ऐसा हो सकता है 1 डेबिट और 2 क्रेडिट, या 2 डेबिट और 1 क्रेडिट, लेकिन 2 ट्रांजेक्शन का होना मस्ट है। ये हमारा कहलाता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सिंपली स्टेटेड, फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इज़ 1 और मोर अकाउंट्स। इट इज़ ऑल्सो ट्रू वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, राहुल स्टार्ट अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹1 लाख से। देयर आर 2 एस्पेक्ट टू द ट्रांजेक्शन। अब इसके 2 एस्पेक्ट क्या है? एक, वन हैंड द बिजनेस हैज़ एन एसेट ऑफ 1 लाख कैश, यानी कि बिजनेस के अंदर एसेट आई, कैश आया 1 लाख का। दूसरी चीज़ अदर हैंड क्या है? राहुल बिजनेस की लायबिलिटी हो गई राहुल के प्रति क्या कि 1 लाख की कैपिटल उसे वापस करनी है। तो 2 इसमें ट्रांजेक्शन आई हमारी, कैश एंड कैपिटल। तो हमेशा जो हमारी कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ? कैपिटल इज़ इक्वल्स टू कैश। देखिए आपको दिख भी रहा है कैपिटल इज़ इक्वल्स टू कैश, यानी 1 लाख की कैपिटल लगाए 1 लाख की कैश की इक्वल, यानी लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट। सपोज फर्दर द एंटरप्राइज बोरोज अमाउंट फॉर अ बैंक, इट्स एसेट विल इंक्रीज बट विल मीन दैट आउट ऑफ द टोटल एसेट्स अमाउंट इक्वल टू बोरोइंग इज पेबल टू द आउटसाइडर्स। दस वी कैन ऑनर इक्विटी और कैपिटल प्लस क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इज इक्वल्स टू एसेट्स।
तो इसका हमारा मीन्स क्या है, यदि हमने किसी बाहर वाले से, हमने किसी बैंक से कुछ लोन लिया है तो क्या हुआ, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई, और वो पैसा क्योंकि हमारे बिजनेस में आया तो हमारा कैश भी इंक्रीज़ हुआ, तो एसेट भी बढ़ी और हमारी लायबिलिटी भी बढ़ी। तो उस कंडीशन में भी देखिए हमारा क्या हो रहा है, ऑनर की इक्विटी कैपिटल पहले की लगी हुई थी प्लस हमने बैंक से पैसा लिया, इन दोनों का एडिशन इज इक्वल्स टू एसेट। कैश था, उसके अंदर हमारा जो हमने बोरोइंग्स अभी बैंक से लिए हैं वो भी ऐड हो जाएंगी। देन एसेट इज इक्वल्स टू ऑनर्स इक्विटी प्लस क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स। तो ये था हमारा कौन सा प्रिंसिपल, आपका डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। इसके बाद है हमारा revenue recognition concept. According to the revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. Let us take an example. An enterprise sells good in Feb 2018 and receive the amount in April 2018. Revenue of this sale should be recognized in February. यानी हमारा revenue कब सेल आउट हो गया, Feb में, और अमाउंट कब रिसीव हुआ हमारा, अप्रैल में. When the goods are sold, because the legal obligation to receive the amount is established in Feb, let us take another example. Suppose an enterprise have received an advance in Feb for the sales to be made May 2018. Revenue shall be recognized in May 18 upon sales having been made because the legal obligation to receive the amount is established in May 2018. फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या था हमारी, क्योंकि फैब में हमारे पास से क्या हुआ था, फैब में हमारा क्या हुआ था, सेल्स हो गई थी और अमाउंट बाद में रिसीव हुआ था, तो हमने उसे कब नोट किया, फैब में. लेकिन दूसरी कंडीशन में हमें एडवांस पहले रिसीव हो गया लेकिन सेल्स बाद में हुई है, तो जब सेल्स होगी जब ही हम उस नोट करेंगे, यानी रिवेन्यू जब होगा जब ही हम उसे अपने अकाउंट बुक में शो करेंगे. ये है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट. एंड लास्ट वन, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. The verifiable objective concept holds that accounting should be free from personal bias. यानी इसमें हमारा कोई भी पर्सनली वो नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए. Measurement that are based on verifiable evidences are regarded as objective. It means all accounting transactions should be evidenced and supported by business document. It means यानी जो भी ट्रांजेक्शन है उसके एविडेंस में हमें क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये प्रूव हो कि हमने जो ट्रांजेक्शन की है वो करेक्ट है कि नहीं. दीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल एसेट्रा. ये क्या क्या हो सकते हैं हमारे, कैश वाउचर, इनवॉइस, बिल्स, ये सब हमारे इसके अंदर आ सकते हैं. इसके बाद आएगा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, द राइज इन डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस मेड द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल. ये विभिन्नताएं, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी और ग्लोबलाइजेशन ने बिज़नेस को क्या बना दिया, हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को और महत्वपूर्ण बना दिया. बट द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़, पर ये अलग अलग जो पॉलिसीज़ हम यूज़ करते हैं, बीइंग फॉलोड एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स मेड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेस मीनिंगफुल एंड ऑल्सो इनकम्पेरेबल. भाई यदि अलग अलग हम इन्हें बनाएंगे, अलग अलग इसके लिए हम रूल्स फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होगी, कंपेरेबल भी नहीं होगी और मीनिंगफुल भी नहीं रह जाएगी. अ नीड वॉज दस फेल्ट द सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड शुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल. तो इसके लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए जो सभी को यूनिवर्सली फॉलो करने ही करने हैं, सो दैट द अकाउंटिंग स्टेटमेंट हैव द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबिलिटी, जिसके कारण हमारी ये स्टेटमेंट रिलायबल हो, रिलीवेंट हो, अंडरस्टैंडेबल हो और कंपेरेबल भी हो. देयरफॉर एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC, एक फुल फॉर्म आई हमारी, ये कौन सी, IASC. यहाँ क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने क्या किया, वो सेटअप इन द ईयर, कब ये सेटअप हुई थी, 1973 में. और इसे बनाने का, इस कमेटी को बनाने का क्या उद्देश्य था, देखिए फर्स्ट क्या था, टू फॉर्मुलेट द एंड पब्लिश इन पब्लिक इंटरेस्ट accounting standard to be observed in the presentation of financial statement and also their worldwide acceptance. यानी कि पब्लिक इसमें इंटरेस्ट ले और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाएँ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो. नेक्स्ट है टू वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और इन्होंने किस चीज़ से रिलेटेड वर्क किया है, जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जा रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट है. इस तरीके के स्टैंडर्ड्स का इन्होंने
निर्माण किया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नाउ अब इसका नाम बदल के क्या हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया आर मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, एक ICAI और एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, ये जो है 2 मेंबर्स हैं इस कमेटी के। ICAI had set up the accounting standard board ASB in April 1977। उन्होंने ASB का निर्माण किया कब, 1977 में, टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ अकाउंटिंग वेयर अल्टरनेटिव एंड डाइवर्स प्रैक्टिस वर फॉलोड। किस चीज़ के लिए, उन एरियाज़ को जानने के लिए जहाँ पे अकाउंटिंग के अल्टरनेटिव्स जो है और विभिन्नताएं, जो अलग अलग तरीके के अकाउंट्स वर्क हो रहे हैं, उन्हें फॉलोड करने के लिए। ASB विद अ पर्पस टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। ASB का क्या पर्पस था कि इन प्रैक्टिस में यूनिफॉर्मिटी, एकाग्रता लाए। वॉज टू डेवलप ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल प्रोविजंस ऑफ द कंट्री एंड आफ्टर डिस्कशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है, गवर्नमेंट से, अलग अलग स्टेक होल्डर से बात करके इनके अंदर क्या लेके आए, यूनिफॉर्मिटी हमें लेके आना, इसका भी जो है हमारा उद्देश्य था। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।